students, welcome back to our YouTube channel. Now kids, board exams are very near, so I thought that let's start making the videos of English as well as SS. So सबसे पहले तो बच्चों हम लोग जो इंग्लिश में है वो सारी पोएट्रीज फिनिश कर देंगे. ओके, तो आज मैं आप लोगों को पोएम नंबर 1 एंड पोएम नंबर 2 दोनों की वीडियो दे रही हूँ. इट विल बी हेल्पफुल. आपको इसमें क्या मिलेगा, तो आपको इसमें पोएम की समरी, फिगर ऑफ स्पीच एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कुछ भी नहीं है बेटा, मैंने मार्वल गाला में से क्वेश्चन आंसर्स उठाए हैं, एज वेल एज आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो ले लिए हैं, क्योंकि आप लोगों को कभी भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो हम लोग सबसे पहले कौन सी पोएम कर रहे हैं, तो दैट इज डस्ट ऑफ स्नो, और इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सबसे पहले हम लोग डस्ट ऑफ स्नो की समरी देख लेते हैं. इन द पोएम, poet Robert Frost is upset and is sitting under a hemlock tree. And suddenly a crow shakes the branches of the tree and a few particles of snow falls on the poet. अब इस पोएम में जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो अपसेट है किसी भी वजह से, एंड ही इज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री. और सडनली उसी समय एक क्रो है, उसने जो हेमलॉक ट्री की ब्रांचेस उसे शेक किया और उस वजह से कुछ पार्टिकल्स ऑफ स्नो पोएट के ऊपर जाके गिर जाते हैं. The soft and cold touch of snow changes the mood of the poet from sad to happy. ये जो soft और cold touch था जो snow का, उसकी वजह से जो poet का mood है वो sad से happy हो जाता है. And saves some part of the day which is left. और उसी वजह से वो अपने दिन का कुछ जो समय है वो जो उन्होंने अभी तक तो उदासी में वेस्ट कर रखा आधा दिन, तो अब जो समय बचा है उसे वेस्ट न करते हुए अपनी जो डे है उसे इंजॉय करते हैं. The poem gives the message that one must enjoy nature and try to see good in every moment of life, even when one cannot see anything good happening. तो ये पोएम हमें एक सिंपल सा मैसेज दे रही है कि हमें इन नेचर को एंजॉय करना चाहिए और हर एक मोमेंट में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करनी चाहिए. भले हमें लगे भी इस मोमेंट में तो कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, बट देयर इज समथिंग गुड हैपनिंग इन ईच एंड एवरी मोमेंट. क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट सेज हैज चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? बेटा ये एक ही क्वेश्चन में ना आपकी पूरी पोएम आ गई है. ये क्वेश्चन आपको कई बार बोर्ड में पूछा गया है, कभी तोड़ मरोड़ के पूछते हैं, बट बात यही पूछना चाहते हैं. द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो. द फॉलिंग ऑफ स्नो cheered the mood of the poet. The soft and cold touch of the snow changed the poet's mood from sad to happy. This way, the poet's mood changed to happy from a regretful day. Dust of snow का मतलब होता है fine particles of snow. जो the falling of snow, जो बर्फ गिरी, जो snow के जो particles जो poet के ऊपर गिरे, तो उस चीज ने उनका mood cheer कर दिया. जो soft and cold touch of snow था, उसने poet का mood sad से happy कर दिया. This way, इस तरीके से जो poet का जो mood है वो हैप्पी हुआ. कैसे? फ्रॉम अ रिग्रेटफुल डे, उनका जो रिग्रेट वाला मूड था पूरा वो चला गया. What is the underlying message for us in our hectic life with reference to the poem Dust of Snow? तो ये पोएम हमें क्या मैसेज देना चाहती है? तो ये पोएम हमें एक सिंपल सा मैसेज देना चाहती है दैट वी शुड एंजॉय नेचर मोर ऑफन. हमें नेचर को बहुत बार एंजॉय करना चाहिए, मोर ऑफन. शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इवन टूवर्ड सिंपल एक्ट. और एकदम छोटे सिंपल एक्ट्स की तरफ भी हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. बिकॉज क्योंकि दे कैन लीड टू द लर्निंग ऑफ ग्रेटर लेसन्स ऑफ एंजॉइंग लाइफ. ये जो छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं ये हमें बहुत बड़े लेसन्स दे सकते हैं इन लाइफ को एंजॉय करने के. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट? जॉय और सॉरो. क्रो और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जॉय रिप्रेजेंट कर रहे हैं या सॉरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stands for? अब जो dust of snow है जो crow ने उस hemlock tree के ऊपर से गिराया वो किस लिए stand कर रहा है? The crow and hemlock tree represent the sorrow and depression felt by him in the materialistic world. जो crow है और जो hemlock tree है वो sorrow और depression represent कर रहे हैं जो ये poet अपने इस materialistic world में feel कर रहे हैं. On the other hand, the dust of snow is the symbol of natural joy and energy. और उसी समय जो dust of snow है वो natural joy और energy का symbol है. It means passing through the sad and depressing moments
द पोएट इज एंटरिंग इनटू अ टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। इसका मतलब जो पोएट हैं जो अपने सैड और डिप्रेसिंग मोमेंट्स में से अब एंटर कर रहे हैं फुल ऑफ जॉय, टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, What are the birds that are usually named in the poems? नॉर्मली जो पोएम्स होती है उनमें कौन से बर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं, किन बर्ड्स का नाम हमने ज्यादा सुना है? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? क्या आपको लगता है कि क्रो को बार बार पोएम्स में मेंशन किया जाता है? What images come to your mind when you think of a crow? आपके दिमाग में क्या इमेज आती है जब आप एक क्रो के बारे में सोचते हैं? Birds that are usually named in poem include sparrow, nightingale, peacocks, etc. तो जो नॉर्मली जो हम लोग पोएम्स देखते हैं उसमें कौन से बर्ड्स होते हैं? तो स्पैरो होती है, नाइटिंगेल होती है, पीकॉक होता है। नो, आई डोंट थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम्स। नहीं, पोएम के अंदर हमने बहुत रेयर केस में कभी क्रो को रिप्रेजेंट होते हुए देखा है। Crows are not considered beautiful or elegant like some other birds. अब जो क्रो है वो ज्यादा खूबसूरत या एलिगेंट नहीं है जैसे दूसरे बर्ड्स हैं। They usually bring negative images like fear and even death. जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज आती है जैसे कि फियर या फिर डेथ की। नाउ ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? अब एक हेमलॉक ट्री क्या है? Why does the poet write about a more beautiful, sorry, why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? A hemlock tree is a poisonous tree. Hemlock tree एक poisonous tree है. The poet doesn't write about a more beautiful tree like maple, oak or pine because these trees symbolize beauty and happiness. अब पोएट वो ब्यूटीफुल ट्रीज जैसे मैपल, ओक इनका यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये क्या सिंबलाइज करते हैं? तो ये सिंबलाइज करते हैं हैप्पीनेस एज वेल एज ब्यूटी को। बट यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांटेड टू सिंबलाइज द फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट। इस पोएम में पोएट क्या चाहते थे? वो सैडनेस या रिग्रेट को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, विच इज वाई ही यूज्ड अ हेमलॉक ट्री, इसलिए उन्होंने हेमलॉक ट्री का यूज किया। फिगर ऑफ स्पीच, तो यहाँ पे दो हमें मिल रहे हैं, हैज गिवन माई हार्ट, एलिट्रेशन और साइनेडोज एंड सेव सम पार्ट का भी आपका फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। नाउ द पोएम फायर एंड आइस, सो फायर एंड आइस के भी जो पोएट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। प्लीज इग्नोर माई डॉग बार्किंग। नाउ फायर एंड आइस, in the poem Fire and Ice, the poet is in the middle of two arguments, as some people say that the world will end in fire, that is desire, and some people say that the world will end in ice, that is hatred. अब ये जो पोएम है फायर एंड आइस, इसके अंदर जो पोएट है वो एक आर्ग्यूमेंट के मिडल में है। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी फायर में वर्ल्ड एंड होगा, यानी फायर यानी डिजायर। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो आइस में एंड होगा, आइस यहाँ पे स्टैंड करता है हेट्रेड के लिए। द पोएट फेवर्स दोज हु फेवर फायर एज ही हैज एक्सपीरियंस्ड द पावर ऑफ डिजायर। अब जो पोएट है वो फायर को फेवर कर रहे हैं क्योंकि उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि पावर ऑफ डिजायर, डिजायर में कितनी पावर होती है वो उन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। Fire, that is lust, passion, desire, etc. All these are very disastrous for human beings. जो desire, lust, passion, ये सारे जो feelings है ये बहुत disastrous है human beings के लिए। But फिर वो कह रहे हैं, but he says, if the world had to perish twice, then ice is also sufficient. लेकिन अगर दुनिया को दूसरी बार खत्म होना है तो ice भी sufficient है। As hatred takes away all the warm human feelings like love, sympathy, etc. क्योंकि जो hatred है वो हमारे दिलों में से जो warm human feelings होती है, जैसे love होती है, sympathy होती है, empathy होती है, ये सारी feelings को ले जाता है और उसकी वजह से भी दुनिया में दुनिया का एंड, वर्ल्ड का एंड हो सकता है। Let's move to question answers. ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं है दोनों में से एक भी पोएम में, प्लीज लर्न कर लेना फटाफट, ये पोएम बहुत इजी है बेटा। Why does the poet hold with those who favor fire? अब पोएट क्यों उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो फायर को फेवर कर रहे हैं? तो हमने जैसा भी आगे समझा,
The poet takes the side of those who believe that the world will end in fire. He connects fire with desire. वो fire को desire से connect करते हैं. According to the poet, desire is powerful and would bring a quick end. According to poet के हिसाब से जो desire है वो बहुत powerful है और वो दुनिया को फटाक से यानी quick end ला सकती है. Moreover, the fact that he has had personal experience with desire leads him to favor fire. ऊपर से उनका personal experience भी रह चुका है desire की तरफ, desire को उन्होंने personally experience किया, इसलिए वो fire को favor कर रहे हैं. In the poem, what does ice stands for? How is it sufficient to bring destruction? In the poem Fire and Ice by Robert Frost, ice stands for hatred. अब जो फायर एंड आइस पोएम है उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है उन्होंने आइस को किस लिए स्टैंड किया, तो हेट्रेड के लिए स्टैंड किया है. हेट इज जस्ट एज पावरफुल एज डिजायर. हेट भी उतनी ही पावरफुल है जितनी डिजायर पावरफुल है. While desire consumes quickly, hate can occur and linger in people's mind and heart for years and sometimes even lifetime. जो हेट है वो पावरफुल है डिजायर के जितना ही, लेकिन जो डिजायर है वो क्विक एंड लाता है, लेकिन जो हेट है वो लोगों के दिलों में दिमाग में सालों तक और कई बार लाइफ टाइम तक लिंगर करता है यानी रहता है. Hate consumes the hater perhaps more than the person or group hated and it can ruin lives. अब जो हेट है वो हेट है यानी जो नफरत कर रहा है उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ना कि जिसे वो हेट कर रहा है, और इस वजह से जो लाइव्स है वो रुइन हो सकती है, खराब हो सकती है. Hate can thus be very destructive and is sufficient to bring destruction. और इसलिए hate बहुत destructive है और sufficient भी है destruction लाने के लिए. According to Robert Frost, how can we save the world from getting destroyed? अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हिसाब से हम वर्ल्ड को कैसे डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू द फायर. अब जो अकॉर्डिंग टू द पोएट कहते हैं भाई जो वर्ल्ड है वो तो फायर से एंड होगा, विच मीन्स डिजायर. बट इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, पर अगर वर्ल्ड को दूसरी बार खत्म होना है तो आइस इज ऑल्सो सफिशिएंट, तो आइस भी सफिशिएंट है. सो वी शुड नॉट बॉदर विच इज मोर पावरफुल. हमें बॉदर नहीं करना चाहिए कौन सा पावरफुल है. वी शुड कीप इन माइंड दैट बोथ हैव द पोटेंशियल टू डिस्ट्रक्ट द वर्ल्ड. हमें ये याद रखना चाहिए कि दोनों में इतनी ताकत है कि वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं. इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ना ही हमें फायर को ना ही हमें डिजायर को हमारे ऊपर हावी होने देना है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, व्हाई डज द पोएट यूज इफ इन दिस लाइन? अगर बट ये जो लाइन है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पे पोएट ने इफ का यूज क्यों किया है? The poet Robert Frost uses the word if because even he does not believe that the world will end twice. अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे वर्ड इफ का यूज इसलिए किया है क्योंकि वो भी बिलीव नहीं करते कि भाई दुनिया दो बार खत्म होगी. इन द पोएम he clearly states that according to him the world will end in fire, but he says if it had to perish twice then ice is also great. तो यहाँ पे वो क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई वर्ल्ड तो फायर में ही एंड होगा, बट अगर उसे दूसरी बार खत्म होना है तो आइस भी ग्रेट है. Comment on the ending of the poem Fire and Ice. In the poem, the Robert Frost says that even ice holds a power to destruct the world. अब एंड में पोएट कहते हैं कि भाई आइस में भी उतनी पावर है वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने की. So we should not bother which is more powerful. We should keep in mind that both have the potential to destruct the world. इसलिए हमें बॉदर नहीं करना चाहिए कौन सा पावरफुल है. हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों में पोटेंशियल है वर्ल्ड को एंड करने के लिए. एंड वी शुड नॉट इग्नोर द पोटेंशियल पावर ऑफ आइस विच इज इक्वली हार्मफुल. पोएट के कहे में नहीं आना है. हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो आइस है उसमें भी पावर है और वो भी वर्ल्ड को एक डिस्ट्रक्ट कर सकती है, वो भी बहुत हार्मफुल है. फिगर ऑफ स्पीच. Some say the world will end in fire, some say in ice. तो इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो दो है, that is repetition as well as metaphor. Second, I hold with those who favor fire. इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है that is alliteration and assonance. And जो थर्ड है but if it had to perish twice, तो उसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच है that is paradox. बच्चों फिगर ऑफ स्पीच कर लेना जितनी मैं दे रही हूँ. आई होप इसी में से आए. जितनी मैंने आपको दी उन्हीं में से 99%, तो उसी में से आपके 2 मार्क की फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाएगी.
सो लर्न कर लेना, प्लीज 2 मार्क वेस्ट नहीं होने देना। बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास है, पोएट्री जितनी जल्दी हो सके फटाफट फिनिश कर दो। आई नो बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है पोएम्स के, बट अगर हम लोग हमारा पूरा टेक्स्ट देखें तो सबसे इजी पार्ट जो है वो पोएम का है। सो पोएट्री विल बी वेरी हेल्पफुल टू गेट यू गुड मार्क्स। लेट मी एंड दिस वीडियो विद अ ब्यूटिफुल लाइन, एजुकेशन इज द टूल दैट ब्रेक्स डाउन ऑल द बैरियर्स। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक द वीडियो, do comment if you have any issues, and subscribe to the channel. It will be very helpful. Thank you. Bye bye. Take care. All the best for your board exams.